हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिस आंसर क्लासेज में। तो पिछले लेक्चर में हम लोग थॉमसन परमाणु मॉडल पढ़े थे और थॉमसन परमाणु मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड का अल्फा पेक्युलियम प्रयोग। तो अल्फा पेक्युलियम प्रयोग में हम लोग अल्फा कणों की बमबारी कराए थे। स्वर्ण की झिल्ली पे 10⁻⁵ सेंटीमीटर पतला था। तो उस पर जब अल्फा कणों की बमबारी कराए तो अधिकांश अल्फा कण झिल्ली के आर पार चले गए, बगैर विचलित हुए। और कुछ अल्फा कण थे जो अति अल्प कोण से विचलित होते थे, जैसे कुछ ऐसे थे जो 90 डिग्री पे विचलित होते थे और कुछ ऐसे थे जिन्हें जिस दिशा से भेजा जाता था उसी दिशा में वापस आ जाते थे। तो इनसे रिलेटेड हम लोग विचलन कणों की संख्या ज्ञात किए थे। विचलन कणों की संख्या म्यू या n = 1/sin⁡θ/2/4। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए भी थे और आपको दिए भी थे, तो उम्मीद होगा आप लोग क्वेश्चन किए होंगे। उसके बाद हम लोग देखे थे जो नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या का रेशियो। तो जो परमाणु का त्रिज्या होता है वो नाभिक की त्रिज्या के 10⁵ गुना होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो न्यूक्लियनों के घनमूल के समानुपाती होता है। यही पढ़े थे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बताए भी थे और आपको दिए भी थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग जब ऊर्जा का प्रवाह तरंग के रूप में होता है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो उसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रे, यही पढ़े थे ना। तो उसके बाद हम लोग इसमें ये पढ़े थे कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेडियो वेव का। और सबसे कम किसका होता है? कॉस्मिक रे का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा उसका आवृत्ति सबसे कम। इसका मतलब आवृत्ति सबसे कम किसका होता था? रेडियो वेव का। और सबसे ज़्यादा किसका? कॉस्मिक रे ना। तो तरंग दैर्घ्य से विकिरण ऊर्जा से संबंधित हम लोग विभिन्न पद देखे थे, जिसमें तरंग दैर्घ्य था, आवृत्ति था, समयकाल था और वेग था, आवृत्ति संख्या था और आयाम था। तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे और आपको शायद क्वेश्चन दिए ना थे, तो आज हम क्वेश्चन देंगे उनसे भी रिलेटेड ना। तो प्लांक कांस्टेंट भी पढ़े थे। तो जो प्लांक कांस्टेंट होता है वो प्रत्येक क्वांटम की जो ऊर्जा होती है वो आवृत्ति के समानुपाती, विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे E = NhC/λ। तो अगला है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पर लागू होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से क्या अर्थ है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? एक। अब वो चाहे हाइड्रोजन परमाणु हो या हाइड्रोजन परमाणु से रिलेटेड कोई अन्य आयन हो। जैसे एग्जांपल हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3, बोरान +4 एक्सेट्रा। सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? एक ना। जो बोहर का परमाणु मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन के कण के प्रकृति पर आधारित होता है। इलेक्ट्रॉन के कण के प्रकृति पर आधारित होता है ना। उसके बाद जो बोहर का परमाणु मॉडल है उससे रिलेटेड विभिन्न अवधारणाएं बोहर के ना। तो अवधारणाएं क्या है कि परमाणु में नाभिक होता है जिसमें सभी प्रकार के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। सभी प्रकार के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाभिक का आकार छोटा होता है जो परमाणु के केंद्र पर स्थित होता है ना। तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। कहने का अर्थ ये, आप ये भी कह सकते हैं कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं ना। तो जो केस बोल रहे हैं आप लोग पॉइंट लगा के लिखते जाइएगा। बाद में ये ना कहिएगा कि सर जी कुछ लिखवा ही नहीं रहे ना, लिखते जाइएगा। उसके बाद अगला क्या कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां पे कोणीय संवेग का मान क्या होता है? NH/2π। कोणीय संवेग बोले तो ओमेगा = क्या होता है? mvr। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए? mvr = NH/2π। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहां पे उनके कोणीय संवेग का मान क्या होता है? NH/2π ना। तो जो कोणीय संवेग का मान होता है वो पूर्णांक हो सकता है। कहने का अर्थ क्या? h/2π भी हो सकता है, 2h/2π हो सकता है, 3h/2π हो सकता है एक्सेट्रा ना। परंतु 1.5h/2π और 1.2h/2π, 0.5h/2π नहीं हो सकता ना। कहने का अर्थ क्या कि जो कोणीय संवेग का मान होता है वो पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। एक तो एग्जाम्पल हम आपको क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल एक बताते हैं क्वेश्चन के रूप में। ये मान लीजिए क्वेश्चन ये है 3.5
h अपान पाई, 3.5 h अपान पाई ए, बी 1.5 h अपान 2 पाई, सी 2.5 h अपान पाई, डी all of these। तो क्वेश्चन ये है कि कोणीय संवेग के लिए कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जी बताए हैं कि कोणीय संवेग का मान भिन्नात्मक नहीं हो सकता। अब आपको देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे 3.5, 1.5, 2.5, आंसर लगा देंगे, क्वेश्चन गलत ना। ऐसे क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा ना, बेवकूफ ना बनिएगा। होता क्या है, अब जैसे 3.5 है तो 3.5 आया कब है, थोड़ा बुद्धि लगाएं। हम लोग जानते हैं NH अपान 2 पाई होता है, तो यहाँ पे 3.5 कब आया है, कब, यहाँ पे कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, जब इसमें 2 से भाग किए होंगे तभी यहाँ पे 3.5 आया है ना, h अपान 2 पाई। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग इसको इस केस में रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 7, ये h अपान 2 पाई। जैसे ये वाला केस देखें, ये वाले केस में क्या है 1.5 h अपान 2 पाई दिया हुआ है। तो बताएं क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक था 2 से भाग किए तब जाके भिन्न हुआ है ना, ये पूर्णांक है नहीं ना। तो ये वाला भी केस देख लें, उसके बाद क्वेश्चन लगाएं। यहाँ पे 2.5 है, 2.5 है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे 5 रहा होगा, यहाँ पे देखिए 2 नहीं है ना, 2 पाई, तो इसके बाद ये कटा होगा तब जाके यहाँ पे 2.5 h अपान पाई आया है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों पे फोकस करिएगा, इसमें कौन सा है जो कोणीय संवेग को फॉलो ना करेगा, बी वाला ऑप्शन, कौन सा, बी वाला। तो याद रखिएगा कोणीय संवेग ना। अगला है इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उन्हें अस्थायी कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी कोष या अस्थायी कक्षा भी कह सकते हैं, अस्थायी कोष कहते हैं। उनको अस्थायी कोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वो समान होती है। जैसे कहने का अर्थ क्या, उन अस्थायी ऊर्जा स्तरों को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अस्थायी सेल, ये सेल है ना, सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल ना। आप लोग बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे करके पढ़े होंगे ना। अब है क्या बताएं, k बराबर 1 दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें कितने, देखें जो k है वो क्या है, सेल, L, M और N। इस सेल में क्या होता है मालूम है, सब सेल, उपकोष, सब सेल। अब सब सेल में क्या k है, k का मान कितना 1 है, तो बताएं यहां पर क्या होगा 1s, क्या 1p होता है क्या, नहीं ना। दूसरा है L कितना 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2s और 2p, दूसरा सेल है ना, दूसरा सेल L है ना। अब बताएं M कौन सेल है, तीसरा, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3s, 3p, 3d। M कितना, चौथा सेल है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4s, 4p, 4d और 4f। तो बताएं k सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, बताएं 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2s और 2p है, 2s और 2p। बताएं 2s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 में, p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6, 6, 2, 8। l में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। m में कितना, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, कितना हो जाएगा 18। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18, इसमें 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 18 और 14 कितना 32। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 32। तो यहाँ पे क्या 2, 8, 18, 32। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा सब में क्या होती है, समान होती है ना। कहने का अर्थ क्या कि k में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, l में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, m में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, n में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अभी आगे हम आपको बताएंगे कि सेल में क्या होता है, सब सेल में क्या होता है, कक्षक में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अभी क्वांटम संख्या पढ़ेंगे तो ऑर्बिटल की बात करेंगे हम लोग ना। फिलहाल अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी के लिए इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
सेल, सेल में क्या होता है, सब सेल, सेल कौन कौन से, के एल एम एन, ओ भी हो सकता है, ओ पी भी हो सकता है ना, क्योंकि एन बराबर 4 है तो एन बराबर 5 भी हो सकता है, एन बराबर 6 भी हो सकता है। वो क्वेश्चन जब करेंगे जब आपको बताएंगे ना। तो उसके बाद क्या, अगला केस क्या कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टू मिनिमम ना। जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण अवस्था में अस्थायी कोष से किसी दूसरे कोष में जाता है तो या तो ऊर्जा का अवशोषण होता है या तो फिर उत्सर्जन होता है, या तो फिर अवशोषित होगा ऊर्जा या तो फिर उत्सर्जित होगा। अब जैसे ये कौन सा कोष है, आंतरिक, और ये कौन सा कोष है, बाह्यतम। सबसे बाहरी कोष को, सबसे बाहरी कोष ऊर्जा किससे रिप्रेजेंट करें, E4 से, और सबसे आंतरिक को किससे रिप्रेजेंट करें, E1 से ना। तो मूल अवस्था ये हो जाएगा, ये कौन सा अवस्था हो जाएंगे, उत्तेजित अवस्था। तो जब इलेक्ट्रॉन मूल अवस्था से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है ना, तो या तो ऊर्जा का अवशोषण होएगा या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होएगा फोटॉन के रूप में ना। ऊर्जा का अवशोषण कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन आंतरिक मतलब अंदर वाले से बाहर की तरफ संक्रमित होगा, बाहर की तरफ मतलब E1 से E2 या E3 या E4 या E5 या E6 पे, तब ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। याद रखिएगा, तब ऊर्जा अवशोषित होते हैं। और जब बाह्य से अंदर की तरफ संक्रमण होता है, मतलब अगर तीसरे से पहले पे संक्रमण होएगा, तब ऊर्जा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। याद रखिएगा ना। तो ये केस थे बोहर परमाणु मॉडल से ना, ये केस। अभी इससे रिलेटेड के एलिमेंट से रिलेटेड और हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा ना। अब आए बोहर परमाणु मॉडल के अनुप्रयोग देखें। तो अनुप्रयोग में क्या, बोहर ने विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात की थी। विभिन्न कक्षाओं को क्या कोष भी बोलते हैं। तो विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या क्या है, Rn इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। वैल्यू किसमें, एंगस्ट्रॉम, यूनिट किसमें, एंगस्ट्रॉम। बताएं ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या वो एकल परमाणु के लिए, किसके लिए, एकल परमाणु के लिए। ये क्या, ये Rn इक्वल टू R1 इंटू एन स्क्वायर फॉर सेम एटम, ये भी एकल परमाणु के लिए है, परंतु इसमें एक कक्षा की त्रिज्या दिया रहेगा और दूसरे कक्षा की त्रिज्या पूछेगा ना। किसी एक परमाणु के एक कक्षा की त्रिज्या आपको दिया रहेगा और दूसरे कक्षा की त्रिज्या पूछ लेगा। तो जिसका दिया रहेगा R1 हो जाएगा, जिसका पूछेगा वो Rn हो जाएगा ना। यह मतलब क्या, कक्षाओं की संख्या ना। इसी प्रकार बोहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग क्या, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ z/n सेंटीमीटर/सेकेंड। होता क्या है, हम इसलिए यूनिट में बता दे रहे हैं ताकि आप लोग कभी कंफ्यूज ना हो। कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले मीटर में, सेंटीमीटर में, अभी हम आपको देंगे भी और आपको बताएंगे भी, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हम ना हर केस लिख दिए। इसी प्रकार देखिए, जब ये बोहर परमाणु कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग है, तो ये क्या है, सेम परमाणु के लिए, लेकिन ये भी सेम परमाणु के लिए, सेम परमाणु के लिए, परंतु इसमें क्या, एक कक्षा का वेग दिया रहेगा, दूसरे कक्षा का आपसे पूछ लेगा ना। अब उन एनर्जी, कुल ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल एनर्जी से ना। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, किसका कुल ऊर्जा, कक्षाओं की ऊर्जा, बोहर कक्षाओं की ऊर्जा। तो क्या होता है, बोहर कक्षाओं की ऊर्जा इक्वल टू -2.8 इंटू 10⁻18 z² जूल/एटम। विभिन्न प्रकार के यूनिट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, En या Te लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी ना। तो -1312 इंटू z² किलो जूल प्रति मोल, या -2.18 इंटू 10⁻11 z² प्रति एटम, या -313.6 इंटू z² किलो कैलोरी प्रति मोल। लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, En इक्वल टू -13.6 इंटू z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो फार्मूला यूज होता है ऊर्जा के लिए, वो यही ज़्यादातर यही यूज होता है ना। बाकी ये सब अगर आपसे क्या बोलते हैं, यूनिट कन्वर्ट करके पूछ लिया तो आप यूज कर सकते हैं इनका ना। तो ये था विभिन्न कक्षाओं की त्रिज्या, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग और कुल ऊर्जा ना। एक तो हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं इनसे रिलेटेड, और भी एग्जाम्पल बताएंगे ना। एक एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड बताते हैं हम आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा लिथियम के
दूसरे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। अब दूसरे कक्षा की त्रिज्या पूछा, मतलब n बराबर क्या 2 ना। बताएं क्या लिथियम ऐसे हम लोग लिखेंगे, क्या वो सही हो जाएगा ना। ये जो अगर ऐसे लिथियम लिख रहे हैं तो ये गलत है, ये बोहर के परमाणु मॉडल का उल्लंघन कर रहा है। देखिए देखिए यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, आपको कभी भी लिथियम लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 1 ना। तो यदि क्वेश्चन है कि बोहर लिथियम आयन के दूसरे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। अब दूसरे कक्षा की त्रिज्या बताएं, फार्मूला क्या Rn है, तो n के स्थान पे क्या हो जाएगा 2, हमें दूसरे कक्षा की त्रिज्या निकालना है। फार्मूला क्या, फार्मूला में रख दें 0.529 इंटू n स्क्वायर बोले तो 4। अरे n के स्थान पे कितना रखेंगे 2, और 2 पावर 2, 2 दूनी 4 अपान z मतलब लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना 3 ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू, कैसे भी आप चाहे गुणा करके भाग कर ले, 4 9 36 कहीं 6 8 8 3 11 4 5 20 20 21 3 9/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.7 3 से 23, यहाँ पे क्या बचेगा 5 3 बचे 15, ये आंसर ना। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप भाग करके गुणा भी कर लेते हैं, आसान है। अब जैसे एक और एग्जांपल, बढ़िया एग्जांपल, अब हम लोग एग्जांपल थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे ना। क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन परमाणु के एक कक्षा की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 0.85 नैनोमीटर है ना। तो हाइड्रोजन परमाणु के कक्षा के वेग की गणना करें। किसकी गणना करें, वेग की ना। तो अब वेग की गणना करना है, तो बताएं फार्मूला क्या है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यदि हाइड्रोजन परमाणु के एक कक्षा की त्रिज्या 0.85 नैनोमीटर है, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करें। तो गणना हम लोग कैसे करेंगे, देखिए वहां पे क्या, जहां पे त्रिज्या दिया हुआ है वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.85, Rn के स्थान पे त्रिज्या दिया हुआ है ना 0.85 नैनोमीटर में, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, तो 10⁻⁹। अरे 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.529 इंटू n स्क्वायर अपान z। अब बताएं हाइड्रोजन परमाणु की बात किया है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना 1, तो n में 1 का भाग करेंगे तो 1 ही ना होगा। एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है, इसको हम लोग किस में बदल देंगे मीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ना। अब देखिए यूनिट कन्वर्ट करना नहीं सीखे रहेंगे, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके आगे बढ़ ही ना पाएंगे। अब यहां से हम लोग किसकी गणना करेंगे, यहां से हम लोग गणना करेंगे n की। तो अगर हम लोग n को इधर लाएंगे n स्क्वायर को, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.85 इंटू 10⁻⁹ अपान क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻। अब 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा, जब 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू 8.5 अपान 0.529 ना। अरे बताएं, जब ये ऊपर आ जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, अब जब 10⁻10 हो जाएगा 10⁻�9 10 बचेगा, जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 8.5। तो यहाँ पे क्या 8.5 में भाग कर दिए कितने का 0.529 का। अब बताएं 0.529 है, इसको हम लोग क्या मान लें 0.5 मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें 8 मान लें ना। तो बताएं 0.5 का भाग अगर हम लोग 8 में करेंगे 8 में तो कितना होगा 16। अरे यार अगर हम लोग 1 से भाग करते तो 8 आता 0.5 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 16। अरे यार इसको 1/2 भी लिख सकते हैं ना हम लोग, 1/2 लिखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा 8 दूनी 16। तो थोड़ा बुद्धि का उपयोग करिएगा, इतना कैलकुलेशन के लिए हमारे पास टाइम, आपके पास टाइम नहीं है ना, हमारे पास तो गया, आपके पास टाइम नहीं। बताएं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नहीं इसको
यहाँ पे ऊपर क्या 8, यहाँ पे ऊपर नीचे क्या 0.5। अब 0.5 को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं। अब जब 1/2 लिखेंगे तो ऊपर जाएगा 8 दूनी 16, n स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और n बराबर कितना हो जाएगा 4। n बराबर क्या 4। अब बताएं क्वेश्चन में क्या हमसे इन कक्षा की बात किया था कि कक्षा की संख्या बताएं, कक्षा की त्रिज्या बताएं, ऐसे कुछ पूछा था? नहीं ना, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करें। तो n का मान कितना आया 4। अब यहां पे रख दें Vn इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू जेड, मतलब 1/4। यहां पे क्या हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, 4 चौक 16, गुणे 10 घाते 6। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, या 5.4 इंटू 10⁻5, ये आंसर है ना। तो बुद्धि का उपयोग करिएगा, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं ना। तो एक बार और समझ ले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपको दिया क्या था, आपसे कहा कि यदि हाइड्रोजन परमाणु के एक कक्षा की त्रिज्या 0.85 नैनोमीटर है तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के वेग की हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना करें। तो इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना क्या, सबसे पहले हम लोग त्रिज्या n निकालेंगे क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, त्रिज्या 0.85 इंटू 10⁻⁹ इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था नैनोमीटर में, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर दिए मीटर, इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10 इसलिए क्योंकि उसमें यूनिट क्या आएंगे स्टाम में, हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर। तो बताएं जब n स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.85 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 0.529 इंटू 10⁻⁻10। अब 10⁻⁻10 ऊपर जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10 -9 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। जब 10 बचेगा इसमें गुणा करेंगे तो 8.5, यहाँ पे क्या 8.5/0.529। अब आप भाग करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा ना, बहुत टाइम जाएगा। आप डायरेक्ट क्या करें ना, देख लें इधर 0.5 है, ये क्या है 8 है, तो 0.58 में 0.5 का भाग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। तो n बराबर क्या हो जाएगा 4। तो अब हमसे पूछा क्या है, वेग पूछा है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू 1/4। अब 4 का इसमें भाग कर देंगे तो 0.54 इंटू 10⁻6, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10⁻5 आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन लगता है ना। तो हम इनसे रिलेटेड बोहर के डायिंग मॉडल से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और एक आध क्वेश्चन और बता रहे हैं ना, तो आप लोग करिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि हाइड्रोजन परमाणु के पहले, दूसरे तथा तीसरे कक्षाओं के त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे ना, तो R1:R2:R3 रेशियो निकालना है तीनों। तो बताएं हम लोग त्रिज्या बराबर जानते हैं 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, n स्क्वायर अपॉन जेड, n का मतलब क्या कक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2/1। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, जेड मतलब परमाणु क्रमांक ना, इज टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, दूसरे कक्षा की त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2/1 इज टू 0.529 इंटू 3/2/1, तीसरे कक्षा की त्रिज्या। तो बताएं क्या होएगा, ये तो कर जाएंगे कॉमन। अनुपात क्या होएगा 1:2 दूनी 4, और वहां क्या 3 3 9। तो रेशियो R1:R2:R3 1:4:9, ये आंसर आपका ना। दूसरा अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में बोला कि किन्हीं दो बोहर परमाणुओं के कक्षाओं के कक्षाओं के त्रिज्याओं का अनुपात कितना 9:25 है। किन्हीं दो बोहर परमाणुओं के कक्षाओं के त्रिज्याओं का अनुपात 9:25 है। तो कक्षाओं के मान क्या होंगे,
कक्षाओं के मान क्या, आपको वैल्यू दे दिया r, आपको पूछ क्या लिया n ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, कैसे निकालेंगे, r अपान r डैश इक्वल टू, हम लोग क्या कह दिए, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का यूज इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे एन लिखेंगे तो समझ में ना आएगा। अब बताएं यहाँ पे कितना अनुपात दिया है, 9:25। अब x के स्थान पे, x के स्थान पे, x मतलब n ना, x मतलब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, n का यूज करेंगे। कक्षाओं की संख्या पूछा है, कक्षाओं का मान, कि कक्षाओं का मान क्या होगा, तो बताएं यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे कि 9 आ जाएगा ना, एक तो रख नहीं सकते, एक रखेंगे तो कितना आएगा, एक, दो रखेंगे तो कितना आएगा 4, अगर 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9, 3 त्रिक का 9। अब बताएं y का वैल्यू कितना रखेंगे कि 25 है ना, तो 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 रखेंगे तो कितना 25 आ जाएगा। बताएं जो त्रिज्याओं का अनुपात होएगा, त्रिज्याओं का अनुपात होएगा वो क्या होएगा, 3:5। इजी है यार, 3:5, 3:5। अच्छा बताएं अगर पूछ ले कि कौन से कक्षा होएंगे, कौन से कक्षा होएंगे, तो बताएं ये कौन सा कक्षा होएगा, m, और ये कौन सा कक्षा होएगा, o। अरे पहला कोष कौन सा, k, दूसरा l, तीसरा m, चौथा n, पांचवा ना, याद रखिएगा ये आंसर ना। एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और देखें, आपसे क्वेश्चन बोला कि यदि हाइड्रोजन परमाणु के, यदि हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या, मतलब एक कक्षा की त्रिज्या आपको दिया गया है ना, पहले कक्षा की त्रिज्या 0.6 है, 0.6 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम, जिसमें भी वैल्यू दिया रहे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वैल्यू आपको बताया हुआ है। तो पहले कक्षा की त्रिज्याओं का त्रिज्या जो है वो कितना है, हाइड्रोजन परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या 0.6 एंगस्ट्रॉम है। तो क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करें। तो चौथे कक्षा की त्रिज्या हम लोग जानते हैं Rn इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग समान परमाणु के लिए ना। तो हमसे पूछा कि कौन से कक्षा के हैं, चौथे कक्षा के, हाइड्रोजन परमाणु के चौथे कक्षा के पूछा है। पहले कक्षा की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 0.6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4⁴ ना, तो यहाँ पे R4 इक्वल टू 0.6 इंटू 16, तो R4 इक्वल टू कितना 9 ये आसान ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे करने को ना, आप लोग करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा जितना क्वेश्चन देंगे करने के लिए। और जो प्लांक कांस्टेंट का क्वेश्चन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो भी देंगे करने को, तो आप लोग ट्राई करिएगा, जो क्वेश्चन ना समझ में आएगा आप बताइएगा हमें ना। तो देखें अगला क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन में पूछा, बोला कि यदि यदि हीलियम, अब हीलियम को ऐसे तो ना लिख सकते, ये लिखेंगे हीलियम ना, क्योंकि बोहर का जो टाइम मॉडल होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, कभी ना भूलिएगा ना। यदि हीलियम के तीसरे कक्षा की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, x ना, तो लिथियम के दूसरे कक्षा की त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना ना। यदि हीलियम के तीसरे कक्षा की त्रिज्या x है तो लिथियम के दूसरे कक्षा की त्रिज्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिथियम +2 क्या, कौन सी कक्षा की त्रिज्या ज्ञात करना है, R2 अपान क्या बोलते हैं, हीलियम +6, कितना दिया हुआ है त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या कक्षा दिया हुआ है, तीसरे कक्षा की त्रिज्या कितना, x। तो अभी देखें, तो हम लोग जानते हैं n² z होता है, तो बताएं n² z का मतलब क्या, दूसरे कक्षा की त्रिज्या बोला है तो 2⁻²/3 लिथियम के लिए, अपान हीलियम का क्या हो जाएगा 2/3/2
अपान 2। लिथियम के दूसरे कक्षा की त्रिज्या, तो n का वैल्यू कितना 2, हीलियम के तीसरे कक्षा की त्रिज्या n का मतलब n का वैल्यू कितना 3, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना 3, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 4/3/9 अपान 2, तो कितना 8/27, 8/27। तो अब बताएं यहां पे लिथियम के दूसरे कक्षा की त्रिज्या पूछा है हमसे, तो +2 R2, इसका कितना दिया हुआ है x इक्वल टू 8/27, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर 8x/27 ना। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको क्वेश्चन में अब यहाँ पे हम जैसे हम कह दिए कि यदि हीलियम के तीसरे कक्षा की त्रिज्या x है, अब x के स्थान पे कोई वैल्यू दे सकता है, कोई वैल्यू दे सकता है x के स्थान पे, अगर वैल्यू दे दिया तब तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा ना। तो मान लीजिए इसके स्थान पे कह देता कि बताएं हीलियम के तीसरे कक्षा की त्रिज्या 9 है, तो यहाँ x के स्थान पे कितना हो जाता है 9, 9/72 ना, कुछ भी दे देता है, कुछ भी। तो देखिए ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन। अब देखें ये सेम परमाणु के लिए था, क्वेश्चन बताने का अर्थ क्या था, वो ये सेम परमाणु के था, ये किसके लिए था, अलग अलग परमाणु के लिए ना। तो अब देखें अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन में आपसे बोला कि हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा के वेग की गणना करें, किसकी, दूसरे कक्षा के वेग की। तो हम लोग जानते हैं वेग v इक्वल टू क्या होता है 2.18 इंटू z/n 10⁶ z/n मीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। तो बताएं दूसरे कक्षा का वेग पूछा हाइड्रोजन परमाणु का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ और क्या बोलते हैं 1 दूसरे कक्षा का वेग, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा v2 इक्वल टू 2 1 के 2, दोनों 18, कितने अंक लो है 2 अंक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड, ये आंसर। आसान ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम आपको देंगे करने को, आप लोग करिएगा ना। हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चाहे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह लें चाहे हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, तो कहते किसे है ना। तो जब परमाणु हाइड्रोजन से निम्न दाब पर विद्युत आर्क प्रवाहित किया जाता है तो एक नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है, और जो नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है जब उसे प्रिज्म से प्रवाहित किया जाता है तो चमकीले लाइनों का एक विलगित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, चमकीले लाइनों का एक विलगित स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। और विभिन्न लाइनों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कहाँ, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में, विजिबल क्षेत्र में और इंफ्रारेड में प्राप्त होती है ना। तो इन लाइनों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, वो श्रेणी कौन कौन से हैं यही चेक करना है ना। तो श्रेणी कौन कौन से, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री ना। तो ये जो नाम रखा गया लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट, फुंड, हम्फ्री, ये वैज्ञानिकों के नाम पे आधारित है ना। तो देखें लाइमन श्रेणियों की संख्या कितना, ये लाइमन श्रेणियों की संख्या कितना 6 दिख रहा है ना। बामर कितना 5, पास्चन कितना 4, ब्रैकेट कितना 3, फुंड कितना 2, हम्फ्री कितना 1। ये जो देख रहे हैं आप जो पहली लाइन होती है, पहली लाइन उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से, KLMNOPQ। अब एनर्जी लेवल पे देखा जाए तो इसको E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे बोहर का एटॉमिक मॉडल, तो उसमें हम आपको बताए नहीं थे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जो उनका ऊर्जा स्तर होता है किसी एक कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है वो समान होती है, अरे 2, 8, 18, 32 ना। तो
यहाँ पे कहाँ तक जाएगा मालूम, इनफाइनाइट तक, KLMNOPQRST इनफाइनाइट तक ना। तो ये स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइमन्स रेडी होता है वो किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में। जो बामर्स रेडी होता है वो किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, विजिबल क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश ना। और जो पास्चन रेडी होता है वो कहाँ प्राप्त होता है, इंफ्रारेड में। इसके बाद जितने भी है, ब्रैकेट भी, फुंड भी, हम्फ्री भी, सब कहाँ प्राप्त होते हैं, इंफ्रारेड में ना। तो देखिए हम लोग इनसे रिलेटेड ना डिफरेंट टाइप के केस देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे ये क्या है, लाइमन श्रेणी। तो किसी भी श्रेणी का जो पहला लाइन होता है उसको कौन सा लाइन बोलते हैं, अल्फा लाइन। और जो दूसरा लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, बीटा लाइन। और जो तीसरा लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, गामा। किसी भी श्रेणी का, जैसे ये क्या, अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इससे सब ना। और जो फर्स्ट लाइन होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, मैक्सिमम। जो फर्स्ट लाइन होता है उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है, मैक्सिमम। और जो तरंग दैर्ध्य होता है वो आवृत्ति के यूनिवर्सल होता है। तो जिसका तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम उसका आवृत्ति मिनिमम। और जो लास्ट लाइन होता है, लास्ट लाइन जो अनंत से आते हैं ना, जो लास्ट लाइन होता है उसका तरंग दैर्ध्य मिनिमम और आवृत्ति क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ना। अब अगला केस क्या कि अवशोषण रेखाओं की संख्या। जो अवशोषण रेखाओं की संख्या होता है वो ग्राउंड स्टेट में रहता है लाइमन रेखाओं की संख्या के बराबर ना। तो लाइमन रेखाओं की संख्या के बराबर का मतलब n2-1। वहां पे देखो, वहां पे अभी क्वेश्चन बता रहे हैं ना, n2-1 लाइमन रेखाओं की संख्या के बराबर होता है ना। अवशोषण, दो प्रकार के अवशोषण, स्पेक्ट्रम लाइन और उत्सर्जित स्पेक्ट्रम लाइन। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, अभी पूछे, हम बताएंगे भी आपको और देंगे भी करने को ना। अब उसके बाद क्या बताएं, यहाँ पे क्या है, लाइमन। लाइमन के लिए n2 बराबर क्या होगा, 2, 3, 4। n1 कितना होगा, 1। n1 1 देखे ना, देखे n1 1। बामर के लिए n1 देखे 2 दिया है, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, फुंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6 ना। तो ये n1 बराबर, सबके n1 बराबर। और n2 बराबर क्या हो जाएंगे इसका, बामर के लिए n2 क्या, 3, 4। मतलब जहां से स्टार्ट होंगे उसको छोड़कर अगला केस ना। अब नंबर ऑफ लाइन चेक करना है। तो लाइमन रेखाओं की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, n2-1, मतलब जहां से पहले पे आ रहा है। बामर रेखाओं की संख्या क्या है, n2-2, पास्चन n2-3। ऐसे सब है, अभी क्वेश्चन बता रहे हैं तब क्लियर होगा ना। टोटल नंबर ऑफ लाइन, कुल रेखाओं की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, n2-n1, n2-n1 + 1/2। अब दूसरा केस क्या, n2 बराबर कोई भी कक्षा से, कोई भी कक्षा से मतलब अनंत से भी हो सकता है, 5, 6 कुछ भी। n1 बराबर 1 मतलब ग्राउंड में। ये किसके लिए, चाहे ग्राउंड के लिए हो, चाहे पहले के लिए हो, चाहे मतलब चाहे दूसरे, पहले के लिए, चाहे दूसरे के लिए, चाहे तीसरे के लिए, चाहे चौथे के लिए, सब पे लागू हो सकता है। लेकिन ये जो फार्मूला है ये किस पे लागू होगा, सिर्फ ग्राउंड वाले, ग्राउंड स्टेट पे ना। n2 बराबर कोई भी कक्षा से n बराबर 1 में संक्रमण करने पर। ये क्या 1 क्यों लिखा है, ये n का मान है हमेशा ग्राउंड स्टेट पे ना। और ये क्या n2 मतलब जहां से आ रहे हैं। तो जैसे एक आप एग्जांपल देखें तब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है ना। अब जैसे मान लें क्वेश्चन आपसे कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन 5वें कक्षा से, कहां से, 5वें कक्षा से पहले कक्षा में आता है। 5वें कक्षा से कहां आ रहा है, पहले में। तो इसमें कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्या, टोटल लाइन ना। लाइमन रेखाओं की संख्या ज्ञात करना है, बामर की ज्ञात करना है, पास्चन की ज्ञात करना है ना। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले टोटल लाइन देखें, तो टोटल लाइन हमें निकालना है, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ लाइन, यहां पे n2 का मान कितना रख देंगे हम लोग, 5 माइनस n1 कितना है, 1। तो बताएं यहां पे क्या हो जाएगा, n2 का मान कितना, 5, n1 का मान कितना, 1 प्लस 1/2 ना। तो यहां पे क्या है, टोटल लाइन इक्वल टू, यहां पे कितना, 4 × 5/2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10। अब देखें इसको हम लोग कितने टाइप से लगा सकते हैं, कितने टाइप से हम लोग लगा सकते हैं ना। 5वें से कौन से कक्षा में आया है, पहले कक्षा में ना। तो
टोटल लाइनों की संख्या, कुल रेखाओं की संख्या फार्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1/2। अब बताएं ये वाला फार्मूला क्या इस पे लागू हो सकता है कि नहीं, n2 बराबर कोई भी कक्षा से n बराबर 1 में संक्रमण करने पर। अब देखें यहाँ भी अगर हम लोग 5 रखेंगे, यहाँ भी 5 रखेंगे, भाई n1 पहले कक्षा में कहा है तो 1 है ही, तो 5 में से 1 जाएगा, 4 5 20/2, आंसर कितना 10 ना। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी होगी 10। अब क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन में कहा कि कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात करें तथा इसमें बामर पाश्चन रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, बामर रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, लाइमन रेखाओं की संख्या ज्ञात करें, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें ना, तो बताएं पांचवा n2 बराबर कितना है 5 और n1 बराबर कितना है 1 ना। तो बताएं लाइमन के लिए क्या होगा, लाइमन के लिए n2 मतलब 5 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 4 ना। अब बताएं बामर के लिए पहला रेखा क्या होता है, बामर के लिए n2 का मान कितना 5 और कितना -2। पहला लाइन बामर का पहला लाइन क्या होता है 2 होता है ना, तो इक्वल टू बामर रेखाओं की संख्या कितना 3 ना। अब पाश्चन की पूछ लिया, तो पाश्चन का क्या होगा इनटू 5 माइनस 3, आंसर कितना 2। मान ब्रैकेट का भी पूछ लिया, ब्रैकेट का तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, ये हो गया। बताएं लाइमन रेखाओं की संख्या कितना 4, ब्रैकेट का कितना 3, सॉरी बामर का कितना 3, पाश्चन कितना 2, ब्रैकेट कितना 1। अब आए ये अब इसको दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि पांचवें से पहले में ध्यान से देखिएगा, जब पांचवें से पहले में संक्रमण करेगा तो बताएं कुल रेखाओं की संख्या सबसे पहले ज्ञात करें। हमें यहाँ इसको फॉलो करिएगा, इसको ना कितना 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या 8 9 और ये क्या 10। कुल रेखाओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई हमें 10। देखिए वहां पे 10 ना। अब क्वेश्चन कहा कि लाइमन रेखाओं की संख्या कितना, तो लाइमन रेखाओं की संख्या कितना 1 2 3 4, देखिए 4 आया कि लाइमन रेखाओं की संख्या। उसके बाद बामर रेखाओं की संख्या 1 2 3, बामर रेखाओं की संख्या 3, पाश्चन रेखाओं की संख्या 2, ब्रैकेट का कितना 1, देख ले आंसर। तो इस तरीके से ना, अब जिसे डायरेक्ट अगर हमें आप क्वेश्चन पूछ लिया यदि कुल रेखाओं की संख्या 10 है, यदि कुल रेखाओं की संख्या कितना है 10, कुल रेखाओं की संख्या 10 है, तो इसमें लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट की संख्याएं क्या होंगी ना। तो आपको करना क्या है, कहां से कहा है पांचवें से कहा है ना, पांचवें से तो एक ठो घटा दे, एक ठो घटा दे मतलब 4 ना। उसके बाद क्या करें 4 3 2 1, आंसर देख लें 4 3 7 7 2 9 1 10। लाइमन में कितना 4, बामर में कितना 3, पाश्चन कितना 2 और ब्रैकेट में कितना। अब देखें और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे करना है ना। देखें एक एग्जांपल और देखें, यदि इलेक्ट्रॉन 7वें कक्षा से दूसरे कक्षा में आता है, यदि इलेक्ट्रॉन 7वें कक्षा से कौन सी कक्षा में आता है दूसरे कक्षा में, तो कुल रेखाओं की संख्या, तो कुल रेखाओं की संख्या क्या टोटल लाइन, इसको ये क्या n2 ये क्या n1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 प्लस 1/2, टोटल लाइन इक्वल टू 5 इंटू 6/2, तो कितना आंसर आ जाएगा 15। कुल रेखाओं की संख्या कितना प्राप्त हुआ हमें 15। एक और फार्मूला जो बताया था उसको देख ले, n2 और यहाँ पे क्या n2 माइनस 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे क्या है 7 माइनस 1, तो बताएं 2 इक्वल टू 7 में से 1 7 6 42 42/2, आंसर कितना 21। क्या ये फार्मूला उस पर लागू हो सकता है ना। तो याद रखिएगा दोनों अलग अलग फार्मूले हैं ना, वो उत्सर्जित स्पेक्ट्रल के लिए, उत्सर्जित स्पेक्ट्रल मतलब किसी भी उत्तेजित अवस्था से कहाँ आए पहले पे,
और ये क्या था, ये चाहे पहले पे जाओ, चाहे सातवें से पहले पे जाओ, चाहे दूसरे पे जाओ, चाहे तीसरे पे जाओ, चाहे चौथे पे जाओ, चाहे जहाँ जाओ, ये वाला फार्मूला ना। ये क्या है, N2 से पहले पे ग्राउंड पे आएंगे तब। कहने का अर्थ क्या, ये वाला फार्मूला आप किसी पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फार्मूला आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। ये वाला फार्मूला सिर्फ उसी पे लागू हो सकता है जो किसी भी उत्तेजित अवस्था से कहाँ है, ग्राउंड पे, मतलब पहले लाइन पे ना, याद रखिएगा। तो कुल रेखाओं की संख्या इतना है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा कि यदि इलेक्ट्रॉन 7वें कक्षा से दूसरे कक्षा में आता है ना, तो कुल रेखाओं की संख्या, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विजिबल क्षेत्र में रेखाओं की संख्या, कहाँ, विजिबल क्षेत्र में, विजिबल क्षेत्र में रेखाओं की संख्या। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया इंफ्रारेड में रेखाओं की संख्या। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, विजिबल क्षेत्र में रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे और इंफ्रारेड में रेखाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो बताएं, यहां पे क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1। बताएं N2 कितना दिया हुआ है 7, N1 कितना दिया हुआ है 2, तो आंसर कितना आएगा 5। तो 5 4 3 2 2 1 ना, 5 और 9 9 6 15। बताएं ये किसकी रेखा होगी, ये किसकी रेखा होगी, लाइमन को होगी, बामर को होगी, पास्चन को होगी, ब्रैकेट की होगी, फुंड की, हम्फ्री की। 7वें कहाँ गया है, दूसरे पे, तो ये किसकी रेखा है, बामर। ये किसकी हो जाएगी, पास्चन। ये किसकी हो जाएगी, ब्रैकेट। ये किसकी हो जाएगी, फुंड। ये किसकी हो जाएगी, हम्फ्री। आप लोग चेक कर सकते हैं ना, चेक कर सकते हैं आप लोग। बताएं तो विजिबल रेखाओं की संख्या कितना, तो विजिबल रेखाओं की संख्या कितना होगा 5। ये विजिबल यही है ना, क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, विजिबल रेखाओं की संख्या कितना 5। अब बताएं इंफ्रारेड, ये सब क्या है, ये सब देखे देखे देखे, ये सब क्या है, इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड रेखाओं की संख्या कितना, इंफ्रारेड क्षेत्र में कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी 10। ये क्वेश्चन ना, जितने टाइप के क्वेश्चन बन रहे सब बता रहे हैं आप। 5वें कहा है आपको, 7वें से दूसरे पे, अब जब दूसरे पे आ रहा है तो बताएं 1 2 3 4 5, बामर 4 थे, बामर 5 थे, क्या बोलते हैं इसका 1 2 3 4 4 ठो पास्चन के, 1 2 3 ठो ब्रैकेट के, 2 ठो किसके, फुंड के, 1 ठो किसके, हम्फ्री। लाइमन जो होता है वो तो पहले भी आता है ना, वो तो दूसरे पे आता ही नहीं। तो याद रखिएगा। फिर अब फिर से क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम आपको फिर बता रहे हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इकट्ठा क्वेश्चन देंगे ना। तो एक एग्जाम्पल और देखें ना, यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना, जिसमें परमाणुओं में कोषों की संख्या कितनी है 4, तो उसमें उत्सर्जित तथा अवशोषण स्पेक्ट्रल लाइन की संख्या ज्ञात करें ना। उत्सर्जित रेखाओं की संख्या और अवशोषित रेखाओं की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग अवशोषण के लिए पढ़े थे, अभी यहाँ पे बताए थे हम आपको अवशोषण के लिए। तो अवशोषण के लिए क्या हम लोग जानते हैं, लाइमन रेखा के बराबर होता है। तो लाइमन बराबर क्या होता है, N2 - 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1, आंसर कितना 3 ना। तो यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसमें अवशोषित रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। अब उत्सर्जित रेखाओं की संख्या के लिए फार्मूला क्या है, N2 - 1/2। तो उत्सर्जित रेखा क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 - 1/2, तो यहाँ 12/2, आंसर कितना 6। तो उत्सर्जित रेखाओं की संख्या कितना 6 और अवशोषित रेखाओं की संख्या कितना 3 ना। अभी हम लोग उत्सर्जन और अवशोषण से बहुत क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी बस रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, अभी वैल्यू भी पूछेगा एनर्जी लेवल पे। हम लोग देखें एनर्जी लेवल पे एक फार्मूला पढ़े थे, En = -13.6 Z²/n², किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो हम लोग इस फार्मूले को पढ़े थे बोहर एटॉमिक मॉडल का अनुप्रयोग जब पढ़ रहे थे तब, परंतु इसका हम लोग यूज नहीं किए थे, उपयोग नहीं किए थे इसका। तो अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। अब इसका एग्जैक्ट उपयोग होगा और इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी होंगे अब ना। तो कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम आज बताएंगे और आपको क्वेश्चन देंगे भी ना, क्वेश्चन देंगे भी। और कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं क्या बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से,
वो हम आपको अगले लेक्चर में जो बचे रहेंगे, वो उम्मीद कम है कि बचे ही ना। तो देखें, जैसे मान लें अरे जब हम लोग अनुप्रयोग पढ़ रहे थे अब बोहर परमाणु मॉडल का, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बोहर कक्षाओं की त्रिज्या और वेग और एनर्जी की बात किए नहीं थे। अभी तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बाकी है। ये टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी भी कह सकते हैं इसको। तो बताएं, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा कि पहले कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के पहले कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करें, तो पहले कक्षा की ऊर्जा क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू -13.6 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1/1 पावर हो गया। आंसर कितना, -13.6। इसलिए वहां पे नहीं पढ़ाए थे ना इस फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन को। अब यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। तो बताएं, जो पहले लाइन या पहले रेखा का जो ऊर्जा होता है वो कितना, -13.6। समझ में? दूसरा देखिए, दूसरे लाइन का E2 बराबर -13.6 इंटू 1/2 ना। तो बताएं 1 पावर 2 1 हो जाएगा, 2 पावर 2 4 हो जाएगा। E2 बराबर कितना, 4 के आई, अरे 4 हो जाएगा, तो 4 नहीं 12 -3 और 4 4 16। तो E2 मतलब क्या, दूसरे कक्षा की जो ऊर्जा होगी वो कितना होगी, -3.4। ये इसलिए वहां पे क्वेश्चन नहीं बताए थे इससे रिलेटेड ना। अभी देखिएगा अभी क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इनसे रिलेटेड ना। बताएं, तीसरी के अगर हम लोग निकालने जाएंगे, E3 बराबर क्या हो जाएगा, -13.6 Z² अपान N², तीसरी कक्षा 3 पावर 2। तो बताएं यहाँ क्या हो जाएगा, E3 इक्वल टू 3 3 9 9 1 4 बचेगा -1.51 ना। तो ऐसे ही आप लोग पहले का हम बता दिए, दूसरे का हम बता दिए, तीसरे का हम बता दिए ना। अब आप चौथे का, पांचवें का, छठवें का और सातवें का निकालिएगा ना। अब देखें, ये जो पहले और दूसरे रेखाओं के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है वो क्या होता है, कितना होता है ना। तो बताएं ये क्या, -13.6, ये कितना, -3.4। तो बताएं इनके बीच के जो ऊर्जा का अंतर होएगा वो कितना, 10 10.2। बताए इन दोनों के बीच के ऊर्जा अंतर कितना, इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, तो देखें अलग टाइप का क्वेश्चन। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा लिथियम के दूसरे कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करें, हाइड्रोजन नहीं दिया, लिथियम दिया। अब लिथियम दिया इसका मतलब क्या, हाइड्रोजन के समान, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दूसरे कक्षा की ऊर्जा पूछा है तो n बराबर कितना, 2, n का मान कितना, 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू -13.6, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना, 3। तो यहाँ Z² अपान N², तो 3 3 9 और अपान कितना, क्या दूसरे कक्षा बोला है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 4 4 16 गुणे 9 9 36। ये आंसर लिथियम के दूसरे कक्षा की ऊर्जा। या आप लोग और इसको कैसे निकाल सकते हैं, En इक्वल टू होता है En किसका, हाइड्रोजन का, इंटू Z², जिसका पूछा गया है। ये फार्मूला ये भी लिख सकते हैं आप लोग, ये भी लिख सकते हैं, इजी है। कौन सी कक्षा पूछा है, दूसरे कक्षा। अब बताएं हाइड्रोजन के दूसरे कक्षा की जो ऊर्जा होता है वो कितना, -3.4। हाइड्रोजन दूसरे कक्षा की ऊर्जा भी हम लोग निकाले ना, इंटू Z²। किसके बारे में पूछा, लिथियम के बारे में। तो लिथियम परमाणु क्रमांक कितना, 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9। आंसर कितना, 30.6। ऐसे भी निकाल सकते हैं ना। जैसे मान लें एक एग्जाम्पल आओ, देखें एक एग्जाम्पल आओ, जिससे कह दिया कि हीलियम के चौथे कक्षा की ऊर्जा की गणना करें, चौथे कक्षा की ऊर्जा। तो क्या होगा यहाँ पे, n बराबर कितना, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E4 इक्वल टू -13.6
अब हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अरे n पावर 2 तो 4 चौक 16, 4 दिया हुआ है ना, तो आंसर कितना 4, और यहाँ कितना हो जाएगा -3.4, 4 3 12 4 चौक 16। चाहे आप लोग ऐसे आंसर ला दें, अब फिर उसके या फिर इससे अगर आपको लाना है तो इससे भी ला सकते हैं। E4 इक्वल टू E या हाइड्रोजन। अब हम लोग हाइड्रोजन कौन सी कक्षा की ऊर्जा निकाले हैं, पहले की निकाले हैं, दूसरे की निकाले हैं, तीसरे की निकाले हैं, चौथे की निकाले हैं का, तो चौथे को लाओ निकाल देते हैं। आप लोग सबका निकालिएगा ना, सबका अंतर भी करिएगा। अगले क्लास में और लेवल के अलग लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, उत्सर्जन और अवशोषण से। अब क्वेश्चन देंगे भी, आप लोग ट्राई करिएगा, नहीं होगा हम तो बताएंगे अगले लेक्चर में। और आप लोग से एक बात हमेशा कहते हैं कि जो क्वेश्चन ना समझ में आया करे वो कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि सर जी जो आप क्वेश्चन दिए थे लास्ट में उसमें ये क्वेश्चन में हमें डाउट है ना, तो वो हम बताएंगे आपको ना। लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना, तो बताएं यहाँ पे हाइड्रोजन का हमें निकालना है चौथे कक्षा की ऊर्जा, किसका, हाइड्रोजन का। तो यहाँ -13.6 1 का स्क्वायर अपान कौन सी कक्षा का, चौथे कक्षा का, 4 जो 16। तो E4 इक्वल टू -13.6 इंटू 1/16। तो यहाँ 128 कितना बचेगा 8, 16 बचे 80। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -0.85। तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ रख सकते हैं -0.85 इंटू जेड स्क्वायर। बताएं जेड स्क्वायर मतलब कितना, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना 2 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 बन जाए 4 × 32 2 -3.4। देखिए वही आंसर है ना। तो ये ना, अब इनसे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। अगले लेक्चर में क्या है, हम लोग जैसे क्वेश्चन में अभी देखें ऊर्जा लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी एनर्जी लेवल पढ़ रहे हैं ना। आज हम लोग क्या पढ़ें कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी उत्तेजित अवस्था से किसी अन्य उत्तेजित अवस्था में जाता है तो उसमें कुल रेखाओं की संख्या, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुन हम्फ्री रेखाओं की संख्या ना। अगले लेक्चर में हम लोग इनसे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन करेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है तो उनके बीच का अंतर क्या है, या फिर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या अवशोषित होगा, इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे ना। तो हम क्वेश्चन दे भी रहे हैं, आप लोग सबका वैल्यू निकालिएगा और सब में अंतर जितने का अंतर होता है उसका अंतर भी लिखिएगा ना। जैसे यहाँ पे देखिए इस केस में बताया है, इस केस में बताया ना, तो उससे रिलेटेड आप लोग क्या नाम से क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग को क्वेश्चन करिएगा आप लोग। अगले लेक्चर में हम लोग क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक ठो फार्मूला है, क्या बोलते हैं रिडबर्ग फार्मूला। तो रिडबर्ग फार्मूला देखेंगे जिसमें हम लोग आवृत्ति की गणना करेंगे और तरंग दैर्ध्य की गणना करेंगे ना, कि कैसे कौन से ऊर्जा स्तर से कौन से ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसकी आवृत्ति क्या होती है और उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, तेज़ी से करें ना।